So guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video we'll be discussing about HCl. आपके स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में टोटल 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ HCl के बारे में बात करेंगे। HCl गैस एक कलरलेस गैस रहती है और ये सिर्फ एसिड लिक्विड फॉर्म में होती है और इसकी पंजेंट स्मेल रहती है। लैब प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो NaCl को जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर पे तो HCl गैस निकलती है और NaHSO4 होता है। अब बात आती है लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर ही क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो Na2SO4 बन जाएगा जो कि हार्ड क्रस्ट रहता है और ये चिपक जाता है वेसल के सरफेस से। दूसरा, क्योंकि अपैरेटस ब्रेक हो सकती है ज़्यादा हीटिंग की वजह से, ग्लास रहता है वो ज़्यादा हीट करने से टूट सकता है। और तीसरी बात तो जाहिर है फ्यूल की वेस्टेज होगी, अगर लेस देन 200 डिग्री पे काम हो रहा है तो 200 से ज़्यादा क्यों जाना। फिर बात आती है हम लोग HNO3 एसिड का क्यों नहीं यूज़ कर सकते, H2SO4 का ही क्यों यूज़ करा। तो सिंपल सा रीज़न है, जो HNO3 होता है वो वोलेटाइल एसिड होता है, यानी ये वेपर्स बनाता है, लेकिन H2SO4 वेपर नहीं बनाता। तो अगर हम लोग HNO3 का यूज़ करेंगे तो इसके जो वेपर है ये एस्केप हो जाएंगे HCl गैस के वेपर्स के साथ, जो यहाँ पे HCl इवॉल्व हुई इसके साथ ये निकल जाएंगे। इसी वजह से हम लोग H2SO4 का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, और HNO3 वोलेटाइल है इसलिए इसका यूज़ नहीं करते। फिर बात आती है, जो HCl गैस बनी ये ड्राई नहीं होती, तो इसको किस तरीके से आप ड्राई करेंगे। तो इसको हम लोग H2SO4 से पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि H2SO4 एक काफ़ी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने H2SO4 को ही क्यों डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करा ड्राई करने के लिए HCl गैस को। कैल्शियम ऑक्साइड भी तो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो उसको क्यों नहीं यूज़ करा। तो देखो, जो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है वो बेसिक इन नेचर रहता है, ऑक्साइड जुड़ी हुई है तो बेसिक है। तो जब भी ये बेसिक चीज़ एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इसी वजह से अगर CaO को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते तो CaCl2 एक सॉल्ट और H2O यानी वाटर बनता। इसी वजह से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो HCl गैस एक एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टी शो करती है। इसका सोर टेस्ट होता है और पंजेंट स्मेल होती है और देखने में काफ़ी कलरलेस होती है। और जो HCl गैस होती है हाई सॉल्युबल इन वाटर होती है, यानी पानी के लिए ये इतनी जल्दी घुल जाती है पानी में, बहुत जल्दी। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करा था। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हम लोग कुछ इस तरीके का apparatus लेते हैं और यहाँ पे हम लोग HCl गैस को फिल कर देते हैं। यहाँ पे ब्लू लिटमस सोल्यूशन रहता है और यहाँ पे एक ड्रॉपर लगा रहता है और ड्रॉपर में पानी भरा होता है। जैसे ही हम इस ड्रॉपर को दबाते हैं तो HCl गैस और वाटर रिएक्ट कर जाते हैं, और HCl गैस क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के साथ, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। ड्रॉपर हमने दबाया, यहाँ पे ऊपर पानी आया, पानी HCl गैस के साथ रिएक्ट कर गया और HCl एसिड बन गया और यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ पे जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन था ये एकदम से ऊपर आया, और जैसे ही ये एकदम से ऊपर आया यहाँ पे थोड़ी बहुत HCl गैस बची हुई थी, साथ ही साथ यहाँ पे HCl एसिड बन गया था। और जैसे ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन रिएक्ट करा, यहाँ पे जो HCl गैस थी और HCl एसिड था और रेड लिटमस में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी एसिड लिटमस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको ब्लू से रेड में बना देगा, और ऐसे ही अगर कोई भी बेस लिटमस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रेड से ब्लू कर देगा। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस यही था, शो करना कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट फॉर HCl। तो जब भी आप HCl गैस को NH3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो NH4Cl बनता है। NH4Cl डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं और ये सॉलिड होता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि कोई ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें दो गैस रिएक्ट करके सॉलिड बना रहे हो, तो आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे। HCl एक गैस है, NH3 एक गैस है, अमोनिया गैस। तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक सॉलिड बना लेते हैं, NH4Cl। तो ये एक टेस्ट भी होता है, जैसे आप HCl गैस के पास NH3 को लेकर आओगे, डेंस वाइट फ्यूम्स आपको दिखने लगेंगे तो आप पहचान जाओगे कि ये HCl गैस है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि HCl गैस काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, तो इसी वजह से हमने एक इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट यूज़ करते हैं HCl एसिड बनाने के लिए। HCl एसिड का क्या मतलब है, HCl को पानी के साथ हमें ऐड कर देना है। लेकिन जब हम लोग इसको करते हैं तो होता क्या है, बैक सेक्शन होने लगता है पानी का। जैसे यहाँ से HCl गैस आई, नीचे आई, यहाँ पे ये रिएक्ट हो गई पानी के साथ और घुल गई। इतनी जल्दी घुली कि वहाँ से जो HCl गैस आ रही है उसका जो स्पीड है और इसकी जो घुलने की स्पीड है काफ़ी ज़्यादा उसमें अंतर आ जाता है। घुलती बहुत जल्दी है, बनती बहुत धीरे है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और पानी पीछे भागने लगता है, बैक फ्लो होने लगता है। तो इसी को रोकने के लिए हमने इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट करा। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, या फिर पूछता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। तो आप लिखोगे वहाँ पे कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू E अपॉन ए।
P इज इक्वल टू F अपॉन ए। तो जैसे ही हम लोग एरिया बढ़ाते हैं प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत धीमे धीमे घुलती है। तो ये हमें लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये वाटर के बैक फ्लो को रोकता है। अगर ये वाटर पीछे चला जाएगा तो जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज आने की कॉजेज हैं। तो अब हमने HCl गैस को लिक्विड में ऐड करके लिक्विडफाई कर लिया और ये HCl एसिड बना लिया। तो अब HCl एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो HCl जो एसिड होता है ये लिटमस सोल्यूशन को ब्लू से रेड कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिक कर देता है और फिनोप्थलीन को कलरलेस रहने देता है। जितने ही एसिड होते हैं, जितने भी एसिड, वो लिटमस को ब्लू से रेड कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक कर देते हैं और फिनोप्थलीन को कलरलेस ही रहने देते हैं। याद रखना, जो HCl गैस होती है ये चेंज नहीं करती लिटमस सोल्यूशन का, तबकि सिर्फ HCl एसिड चेंज करता है, HCl गैस नहीं करती। इसके बाद हम लोग मेन रिएक्शंस के साथ आते हैं जो HCl के साथ होती हैं। तो जब भी आप किसी भी मेटल को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे यहाँ पे Zn को कराया तो ZnCl2 बन गया और H बच गया तो H2 गैस निकल गई। Mg को रिएक्ट कराया तो MgCl2 बन गया और H2 गैस निकल गई। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जब भी मेटल के साथ हमने एसिड को रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। क्योंकि ये HCl गैस जो एसिडिक होती है, HCl एसिड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है और जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है जिससे सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है। तो याद रखना, ऐसे आपको रिएक्शन याद नहीं करनी, बस आप इतना याद रखो कि जब भी आप बेस के साथ एसिड को रिएक्ट कराओगे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और जैसे ही आप रिएक्शन देखोगे आप खुद कर लोगे। जैसे यहाँ पे NH4OH बेस हो गया, HCl एसिड हो गया, सॉल्ट बनेगा। तो NH4Cl, हमें पहला सॉल्ट अपने आप दिख रहा था NH4Cl और हमें पता है वाटर निकलेगा तो हमने डायरेक्ट लिख दिया H2O। तो इस तरीके से आप खुद ही रिएक्शन बना लोगे। फिर बात करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के बारे में। तो याद रखो, इसको भी रटना नहीं है, मेटल कार्बोनेट को जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, जब भी, तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगी और CO2 बनेगी। दोबारा ध्यान दो, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगी। कार्बोनेट याद रहेगा CO3 होता है कार्बोनेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनना तो पूरा 100% पॉसिबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर प्लस सॉल्ट, ऐसे ही याद रखोगे। जैसे Na2CO3, ये एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल Na और CO3 यानी कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को जब भी HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराया, एक तो सॉल्ट बना NaCl, हमें पता है NaCl सॉल्ट होता है, सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर बनेगा H2 वाटर बन गया, प्लस CO2 बन गया। ऐसे ही MgCO3 को देखिए, MgCO3 मेटल कार्बोनेट, जब भी रिएक्ट कराओगे सॉल्ट बनेगा MgCl2 प्लस H2O बनेगी, H2O प्लस CO2 बनेगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स के बारे में। याद रखना, सल्फाइड ITES, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड को जब भी आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो याद रखना, सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगी, लेकिन यहाँ पे SO2 बन जाएगी। कार्बोनेट के केस में CO2 बन रही थी, यहाँ पे सल्फाइड है, SO3 है, इसलिए SO2 बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। हर केस में यही होगा। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ZnSO3 प्लस HCl, तो ZnCl2 बना, वाटर बना, साथ में SO2 बन गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स के बारे में। अभी उधर हमने सल्फाइड पढ़ा था, अब यहाँ पे सल्फाइड्स IDES। इसके साथ क्या होता है, जब भी आप कोई भी सल्फाइड लेते हो, जैसे मैंने लिया यहाँ पे मेटलिक सल्फाइड ZnS प्लस HCl, जैसे ही इसको आप रिएक्ट कराओगे सॉल्ट बनेगा प्लस H2S गैस निकलेगी। यहाँ पे वाटर नहीं बनता, यहाँ पे सॉल्ट प्लस H2S गैस। H2S गैस को कैसे पहचानोगे, रोटन एक्स स्मेल होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया ZnS प्लस HCl, मेटलिक सल्फाइड ले लिया और HCl गैस को रिएक्ट कराया। जैसे ही रिएक्ट कराओगे सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, मुझे पता है ZnCl2 बन गया, प्लस H2S बन जाएगा। हर केस में यही होगा। PbS के साथ देखा, PbCl2 और H2S, ठीक है, तो इसके साथ भी यही होता है। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद थियोसल्फेट्स के बारे में। थियोसल्फेट यानी H2O3, इसकी वैलेंसी होती है -2। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया सोडियम थियोसल्फेट, तो याद रखना इसके साथ भी वही सेम केस होता है। सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और थियोसल्फाइड्स है यानी ITES, यानी SO2 बनेगा। तो सॉल्ट बना, वाटर बना, SO2 बना और थियोसल्फाइड से तो इसमें केस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा सल्फर। हर केस में यही होगा। मैं यहाँ पे सोडियम की जगह जिंक ले लूँ, मैग्नीशियम ले लूँ, हर केस में यही होगा। सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, SO2 बनेगा और सल्फर का प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसे पहचानोगे, सल्फर जो होता है येलो कलर का होता है, ठीक है, तो इस तरीके से पहचान सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रेट्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये और बहुत इजी भी होता है। तो जब भी आप कोई भी नाइट्रेट को HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, सबसे पहले एक सॉल्ट बनता है और निट्रिक एसिड बन जाता है। बहुत आसान है, इसको तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। PbCl2 के साथ रिएक्ट करके PbCl2 बन जाएगा, बचा क्या, H बचा, इधर NO3 बचा।
और H और NO3 बना के HNO3 बना लेंगे। याद रखना PbCl2 जो होता है वो वाइट कलर का होता है, और AgNO3 और HCl को जैसे रिएक्ट कराएंगे तो एक तो AgCl बन गया और HNO3 बन गया, और AgCl वाइट कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। इन दोनों का आपको याद रखना है, जो PbCl2 है वो वाइट प्रेसिपिटेट है और AgCl है वो वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट है। एग्जाम में आता है इस तरीके से, नेम अ कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ HNO3 बट सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो कि इनसॉल्युबल हो एक्सेस ऑफ HNO3 में लेकिन सॉल्युबल हो जाए NH4OH में। या आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़कर आ रहे हो तो आप कहोगे AgCl। तो AgCl एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इनसॉल्युबल रहता है HNO3 में एक्सेस में, लेकिन सॉल्युबल हो जाता है NH4OH में। और याद रखना यहाँ पे आप ऐसे डाउन एरो बनाना मत भूलना, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होता है। तो इसी के साथ आपका पूरा HCl चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में कुछ इतना ही है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सब बता दी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे भी जितने भी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के जितने और 3 चैप्टर बचे उसके भी मैं वीडियो बहुत जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।